हेलो क्लास, मैं पूजा आप सबका विद्या क्रिएटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग सोशियोलॉजी की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजी की क्लास जो आप लोग की शुरू हो रही है उसमें हम लोग आज बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट की एक फिक्स टर्मिनोलॉजी होती है जिसको समझने के बाद ही हम पूरे सब्जेक्ट को समझ पाते हैं। उसको उस सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ओशनोग्राफी के बारे में नहीं पता है, आपको क्लाइमेटोलॉजी के बारे में नहीं पता है, तो आप ज्योग्राफी अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर आपको पूंजीवाद के बारे में नहीं पता है, आपको आरबीआई के बारे में नहीं पता है, अगर आपको श्रम विभाजन के बारे में नहीं पता है, तो इसका मतलब आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। सेम ऐसे ही सोशियोलॉजी के साथ भी है, इसकी भी कुछ फिक्स टर्मिनोलॉजी है जिस पे हम चर्चा करके इस पूरे सब्जेक्ट को या कहिए कि सिलेबस को समझ पाएंगे और सिलेबस पे एक बढ़िया पकड़ बना पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि सोशियोलॉजी का वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो सोशियोलॉजी के उस बेसिक कॉन्सेप्ट में सोसाइटी आता है, समुदाय मतलब समाज, समुदाय, समिति, संस्था, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म, संस्कृति, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो उसी में से आज हम लोग एक मेन कॉन्सेप्ट को, मेन अवधारणा को, जहाँ से शुरुआत होती है सोशियोलॉजी की, सोसाइटी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कि सोसाइटी क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी है क्या। सोसाइटी समाज। तो समाज का जो है दो अर्थ निकलते हैं, एक सामान्य अर्थ में और एक समाजशास्त्रीय अर्थ में। तो इस पे अभी हम लोग दोनों पे चर्चा करेंगे कि सामान्य अर्थ में हम सोसाइटी को क्या कहते हैं, और जब हम सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इसे देखते हैं तब हम सोशियोलॉजी को सोसाइटी को क्या कहते हैं। तो सोसाइटी में ही हम सब पले बड़े हैं, सोसाइटी में ही जब से हम पैदा हुए तब से हम समाज में रह रहे हैं और समाज के बारे में सुन रहे हैं। तो जो समाज हम लोग सुन रहे हैं वो 4 लोगों वाला होता है कि ऐसे मत करो नहीं तो 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसे मत करो नहीं तो समाज पसंद नहीं करता है, समाज इसको पसंद नहीं करता है, समाज उसको पसंद नहीं करता है। मतलब कि लोगों के समूह को हम समाज समझते हैं। जो सामान्य अर्थ में इसका मीनिंग निकलता है, तो लोगों के समूह को हम सोसाइटी कहते हैं, समाज कहते हैं। लेकिन क्या सोशियोलॉजी भी इसको समाज कहता है? क्या सोशियोलॉजी भी ये मानता है कि हाँ, कुछ लोगों के समूह को हम सोसाइटी कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सोसाइटी को सोशियोलॉजी अलग ही पर्सपेक्टिव से देखता है, और अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि सोशियोलॉजी सोसाइटी को किस तरीके से समझता है। ठीक, तो इसमें सबसे फेमस एक परिभाषा है मैकॉले पेज की कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इसका मतलब कि समाज बना ही संबंधों से है। ठीक, संबंधों के ताने बाने से ही समाज तैयार होता है। तो ये अगर सोसाइटी समाज संबंधों से बना है तो क्या हम संबंध को कभी देख पाते हैं? अगर आपका किसी से जैसे दोस्ती है, या फिर मम्मी से जो रिलेशन है, भाई बहन से जो रिलेशन है, तो क्या आप लोग उसको देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, क्योंकि संबंध अमूर्त होता है, उसे हम देख नहीं सकते हैं, वो इनविजिबल होता है। तो जब सोसाइटी ही बना है एक इनविजिबल एलिमेंट से, एक अमूर्त पदार्थ से, तो फिर वो खुद भी अमूर्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है। क्या है? समाज एक अमूर्त अवधारणा है। क्यों है समाज अमूर्त अवधारणा? क्यों है समाज अमूर्त अवधारणा? इसलिए है क्योंकि ये संबंधों से मिलके बनता है। ये संबंधों का ताना बाना ही समाज बनाता है, तो इसीलिए समाज अमूर्त है। अब बात ये आती है कि संबंध बनते कैसे हैं। संबंध बनेंगे तभी तो सोसाइटी का निर्माण होगा। तो अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, इसको देखते हैं कि संबंध बनते कैसे हैं। तो इस पे चर्चा करते हैं अब हम लोग कि संबंध बनते कैसे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ राइटर्स के, कुछ थिंकर्स के
हेल्प लेनी पड़ेगी उनकी परिभाषाओं को, और उनके कुछ स्टेटमेंट को हम देखेंगे तो फिर हम समझ जाएंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर की चर्चा करते हैं सबसे पहले कि मैक्स वेबर क्या बोलते हैं। मैक्स वेबर ने क्या बताया है कि कौन सी वो चीज़ें होनी चाहिए जिनसे संबंधों का निर्माण हो सकता है। तो मैक्स वेबर, सबसे पहले तो आप लोग ये जान जाइए कि मैक्स वेबर ने जो है पूरी सोशियोलॉजी का थीम ही बताया है क्रिया। ठीक है, उन्होंने सोशियोलॉजी के सेंटर ही क्रिया को माना है, तो उस चूंकि उन्होंने क्रिया को माना है सेंटर, तो वो संबंधों के आधार को भी क्रिया ही मानते हैं कि क्रिया के द्वारा ही संबंध का निर्माण होता है। और उसके लिए वो 3 चीज़ों को बताते हैं कि क्या वो 3 चीज़ें होनी चाहिए जिनसे हम क्रिया करते हैं, जिसे हम क्रिया कह सकते हैं, और फिर संबंधों का निर्माण होता है। तो पहली चीज़ क्या है? तो पहला है अनेक व्यक्तियों का होना, या अनेक कर्ता या व्यक्ति। ठीक, कर्ता या व्यक्ति क्यों? क्योंकि कोई भी क्रिया कोई व्यक्ति ही तो करेगा ना, कोई सजीव प्राणी ही करेगा, तभी हम उसको संबंधों में जोड़ेंगे। क्योंकि हम तो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, समाज का शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो उस क्रिया के करने के लिए सबसे पहले कर्ता होना चाहिए। ये इनकी पहली शर्त है कि ये होना चाहिए। दूसरा क्या है कि परस्पर अर्थपूर्ण क्रिया, परस्पर अर्थपूर्ण क्रिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ क्रिया कर देने भर से उसे क्रिया हम नहीं कहेंगे, उस क्रिया का मीनिंग भी निकलना चाहिए। इन्होंने जो अपना उदाहरण दिया है तो वो ये बताए हैं कि जैसे 2 साइकिल चलाने वाले इधर से और उधर से आ रहे हैं, फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ गए, फिर वो लोग चुपचाप, वो अपने रास्ते उधर निकल गया, वो उधर निकल गया, तो इसको हम क्रिया नहीं कहेंगे। क्रिया कब कहेंगे? क्रिया तब कहेंगे जब वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, लड़ने लगे कि क्यों तुमने ऐसे किया, या फिर किसी को चोट लग गई तो फिर उसको वो हेल्प करने लगा, तो यहाँ पे क्रिया बनेगा। क्योंकि ये जो है एक दूसरे से परस्पर अर्थपूर्ण क्रिया कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए। ठीक, अर्थपूर्ण का मतलब मीनिंग निकले, ये है। अब इसका पूरा अर्थ आप लोग को तब समझ में आएगा जब मैं तीसरा पॉइंट बताऊंगी। अभी आप लोग को अधूरा लग रहा होगा कि मैम क्या बता रही हैं। तो इसमें तीसरा है एक दूसरे को प्रभावित करें, एक दूसरे को प्रभावित करें, प्रभावित करें और प्रभावित हो भी। ठीक है, और प्रभावित हो मतलब ये जो क्रिया हो रही है तो उसमें दोनों पे प्रभाव पड़ना चाहिए। कोई एक पे प्रभाव पड़ रहा है तो उसको हम क्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे कोई संबंध बन ही नहीं पाएगा। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण दूं, 3-4 दिन पहले की बात है, मुझे सेक्टर क्यू से जाना था कपूरथला। मैंने ऑटो वाले से पूछा, भैया कपूरथला चलोगे? वो ऐसे है। हमने कहा भैया कपूरथला चलोगे? फिर ऐसे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो वहाँ पे क्या ये कोई क्रिया हुई? वहाँ पे तो व्यक्ति भी थे, मैं भी थी, और वो ऑटो वाला भी था। मैंने उससे पूछा भी, मेरा पूछने का एक मीनिंग भी था कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन वो मुझसे प्रभावित नहीं हुआ। मैं क्रिया तो कर रही थी, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो उसने जब प्रतिक्रिया नहीं दी तो हम इसको क्रिया नहीं कहेंगे। क्रिया कब होता? जब वो ये कहता कि हाँ मैं कपूरथला चलूँगा,
और फिर मैं उसके ऑटो रिक्शे पे बैठती, फिर मैं वहाँ पहुँचती, फिर मैं उसको उसके सर्विस के बदले में पैसे देती। तो यहाँ पे क्या होता कि अर्थपूर्ण भी रहता। अर्थपूर्ण का मतलब उद्देश्य भी होता है कि हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाता। पहले तो हमने क्रिया की कि मैंने उससे पूछा, फिर हमारा उद्देश्य था एक जगह से दूसरी जगह जाना, हमारा वो उद्देश्य भी पूरा होता और हम एक दूसरे को प्रभावित भी करते। मैं अपनी जगह पहुंच जाती और उसको उसके बदले में पैसे मिले होते। तो यहाँ पे ये जब सारी क्रियाएं होती हैं किसी भी क्षेत्र में, ये तो एक एग्जाम्पल है, तो वहाँ पे संबंधों का निर्माण होता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग। न सिर्फ मैक्स वेबर के, आप लोग इसे देखेंगे कि हर जगह लागू होता है। तो ये तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लिए। इसके अलावा अभी हम लोग ये पूरी इस मैटर को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि दो लोगों के बीच में या व्यक्तियों के बीच में एक अर्थपूर्ण क्रिया जब होती है, परस्पर जब उद्देश्यपूर्ण कोई भी क्रिया होती है, तो हम उसको संबंध का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि संबंधों की निर्माण की आवश्यक दशाएं क्या हैं। ये तो मैक्स वेबर ने बताया है, लेकिन संबंध, हर चीज़ का, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी एक आवश्यक दशा होती है कि ये इसी इन्वायरमेंट में ही क्रिएट होता है या बनता है। तो वैसे ही संबंधों के लिए भी कुछ आवश्यक दशाएं हैं। तो हम उस पर चर्चा करते हैं कि वो कौन सी आवश्यक दशाएं हैं जिससे संबंधों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा हो गया समाज। ठीक है, ये हो गया हमारा सामाजिक संबंध। इसमें से हम निकालते हैं जीवित व्यक्ति, जीवित व्यक्ति, फिर परस्पर जागरूकता, फिर चौथा है संपर्क, संपर्क एवं संचार, संपर्क एवं संचार, परस्पर अंतःक्रिया। ये अगर चारों चीज़ें हैं, ये चारों दशाएं अगर बनती हैं, तो वहाँ पे सामाजिक संबंध का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग इसे एक एक करके समझ लेते हैं। जीवित व्यक्ति, तो संबंध का निर्माण तभी होगा जब दोनों लोग जीवित हो, मतलब निर्जीव के साथ कोई संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि आप अपनी बुक्स को टेबल पे रखते हैं, तो क्या उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? टेबल को पता है कि मेरे ऊपर कौन है? नहीं पता है। उन लोग को, वो दोनों ही निर्जीव हैं, तो इसलिए कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि मैं अगर इस बोर्ड पे येलो पेन से लिख रही हूँ तब भी स्क्रीन को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ब्लैक से लिखूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जीवित नहीं है। लेकिन ऐसा इंसानों के बीच नहीं होता है, व्यक्तियों के बीच में ऐसा नहीं होता है। उसके लिए जीवित रहना जरूरी है, तभी संबंध स्थापित होता है। क्योंकि तभी तो हम लोग कुछ लोगों को पसंद करते हैं, कुछ लोगों को नापसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीवित हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है, हम संवेदनशील हैं। तो संबंध बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जीवित व्यक्ति हो, यानी कि कुछ व्यक्तियों का समूह हो। ठीक, ऐसा नहीं कि दो व्यक्ति जिंदा हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पूरे व्यक्तियों का समूह हो और वो सब सजीव हों। ठीक, दूसरा आता है संपर्क एवं संचार। कि सिर्फ व्यक्तियों के समूह होने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उन लोगों के मध्य में संपर्क भी होना चाहिए और संचार भी होना चाहिए। बिना कम्युनिकेशन के भी कोई रिलेशन या कोई भी संबंध हम बना नहीं सकते हैं। चाहे वो हमारा जो कम्युनिकेशन हो मौखिक है तब भी, और अगर वो सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है तब भी। मतलब
हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो बातें हैं वो अगले तक पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंच रहा है तो हम वहाँ पे संबंध का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग बहुत ऐसे लोगों को देखते होंगे जिनसे कुछ भी बोलो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करते हैं, उनके चेहरे पे कभी कोई भाव ही नहीं आता है। तो ऐसे लोगों से हम जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, रिलेशन बन नहीं पाता है। आप लोगों के साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी से एड्रेस पूछ रहे हैं, तो आपने उससे एड्रेस पूछा और वो ना तो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता है और ना तो ये बता रहा है कि मुझे पता है, वो एकदम शांत ऐसे है, वहाँ पे कोई संबंध नहीं बन पाएगा। ऐसे ही बहुत लोग ट्रेन में या फिर क्लासेज में मिल जाते हैं जिनसे हाय हेलो करो तब भी कोई बात नहीं, उनसे ना करो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप उनसे टिफ़िन भी शेयर कर रहे हैं तो भी वो लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हम अपना कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो चूँकि कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे संबंध का निर्माण भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। भले हम प्रतीकात्मक करें, जैसे कि मुझे आपको कुछ बताना है भीड़ में और मैं उसको मौखिक रूप से नहीं बता सकती हूँ कि ये मत करो, मैंने सिर्फ ऐसे कर दिया आपको, तो आपने समझ गया कि मुझे वो काम नहीं करना है। तो यहाँ पे संचार हो गया, क्योंकि मैं जो बात आप तक पहुँचाने वाली थी वो आप तक पहुँच गई और आपने उसको समझ भी लिया। तो संपर्क एवं संचार बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो फिर वहाँ पे हम संबंधों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अब है कि परस्पर जागरूकता, परस्पर जागरूकता भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि ये दोनों। क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि मान लीजिए कि हम दोनों सजीव भी हैं, जो भी व्यक्तियों का ग्रुप है और संचार के माध्यम भी है, सब एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं और प्रतीकों के माध्यम से भी, मौखिक रूप से भी, लेकिन वो परस्पर जागरूक नहीं है। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, जा रहा है, किसने मुझसे क्या कहा नहीं कहा, इस तरफ की कोई जागरूकता नहीं है। जैसे कि मैं अगर आप लोग को पढ़ा रही हूँ और उधर से आप लोग जागरूक नहीं हैं, आप लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, आप लोग मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी संबंध का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्योंकि जागरूकता दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग भी उसको सुनेंगे, तभी यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बन पाएगा। तो यानी कि संबंधों के निर्माण के लिए तीसरी आवश्यक दशा क्या है? परस्पर जागरूकता, कि दोनों ही जागरूक रहें, दोनों ही एक दूसरे से अंतःक्रिया करें। तो अब आते हैं हम लोग चौथे पे, अंतःक्रिया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि लोग रहने चाहिए, संचार का माध्यम होना चाहिए, परस्पर जागरूक होना चाहिए। तो ये जब ये तीनों कंडीशन रहेंगे तभी अंतःक्रिया होगा। अंतःक्रिया किसे कहते हैं? जब दो लोगों के मध्य में किसी भी प्रकार की बातचीत, देन लेन, कुछ भी अगर हो रहा है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, तो फिर वहाँ पे संबंधों का निर्माण होता है। जैसे कि अभी आपको किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया, ठीक, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप शांत रहे, आपको कोई असर ही नहीं हुआ, तो ये अंतःक्रिया नहीं हुई। लेकिन अगर आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया और उसे कहा कि अरे ऐसे कैसे तुमने मेरे बारे में बोल दिया, तो यहाँ पे अंतःक्रिया हो गई। अगर किसी ने आपकी तारीफ़ की और आप जो है बदले में उनको थैंक यू बोल रहे हैं या फिर आप खुश हो रहे हैं, मतलब उनके बोलने का आप पे असर हो गया, आप अंतर्मन से खुश हैं चाहे फिजिकली उसको दिखा रहे हैं, मतलब अंतःक्रिया हो गई। क्योंकि उनके बातों के प्रति आप जागरूक थे, उन्होंने जिस संचार का प्रयोग किया उसके प्रति आप जागरूक थे और अंतःक्रिया हो गई। ठीक है, तो ये जब चारों कंडीशन बनते हैं तो सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं आप लोग को रिमाइंड कर दूँ। देखिए, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सोसाइटी पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो उस सोसाइटी में मैंने आप लोग को बताया कि समाज क्या होता है। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी कि संबंधों से मिलके समाज बनता है। फिर हमने आप लोग को बताया कि संबंध कैसे बनते हैं। तो मैंने मैक्स वेबर के थ्रू आपको समझाया कि उन्होंने 3 शर्तें बताई हैं जिसके अनुसार हम संबंधों का निर्माण करते हैं।
तो इसमें है कि अनेक मतलब कर्ता होने चाहिए और उन दोनों के बीच में अर्थपूर्ण या उद्देश्यपूर्ण क्रिया होनी चाहिए और एक दूसरे से वो दोनों प्रभावित भी होने चाहिए। ये मैक्स वेबर ने बताया है। उसके बाद से मैं आप लोग को आवश्यक दशा के बारे में बताई कि वो कौन से कंडीशन हैं जहाँ पे संबंधों का निर्माण होता है। तो उसमें ये 4 कंडीशन आते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें अगर चाहे तो, क्योंकि अगर आपके पास नोट डाउन रहेगा तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत आसान है। बस एक बार आप लोग को कोई डिटेल में बता दे तो फिर समाज, संबंध, उसकी सारी जो भी दशाएं हैं, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, वो सब कुछ करना आसान हो जाता है। जो मैंने अभी आप लोग को मैक्स वेबर के बारे में बताया वो भी इम्पॉर्टेंट है और ये मतलब हमेशा क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछता है, चूँकि ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये इसे फैक्चुअल नहीं कहेंगे हम, ये कॉन्सेप्ट है कि सामाजिक संबंध के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं। तो फिर आप लोग अगर इसे याद रखे हैं तो चाहे क्वेश्चन जितना भी घुमा फिरा के आए, आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। ठीक, तो अभी हम लोग इसको तो समझ गए। अब चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब हम समाज की परिभाषा की चर्चा करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी तक तो हम लोग समझ लिए कि संबंध क्या होता है मैक्स वेबर के दृष्टिकोण से भी, और समाजशास्त्र में जो मेन है, जो आवश्यक दशाएं बताई गई हैं, उसके दृष्टिकोण से भी। अब हम कुछ परिभाषाओं को लेते हैं। अगर हम उन परिभाषाओं को समझ लेंगे तो हमें सामाजिक संबंधों को समझना और आसान हो जाएगा, ठीक है? हमें समाज को समझना और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम परिभाषा लेते हैं गिडिंग्स की, ठीक है? परिभाषाएं, ठीक। तो हम परिभाषाओं में सबसे पहले लेंगे गिडिंग्स को। गिडिंग्स ने सोसाइटी को क्या कहा है? तो गिडिंग्स बताते हैं कि समाज स्वयं में एक संघ है संगठन है औपचारिक संबंधों का योग है औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले एक दूसरे से संगठित होते हैं। तो ये तो हो गई गिडिंग्स की परिभाषा। अब हम लोग सबसे पहले गिडिंग्स की परिभाषा पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो है लेके आए हैं उनको मैकान पेज को पढ़ेंगे, क्योंकि मैकान पेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन गिडिंग से भी बनते हैं। ये पूरा परिभाषा ही आप लोग से पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा किसका है। कभी कभी जो है सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है, समाज स्वयं में एक संघ है, ये किसने कहा है?
तो तब भी आप ग्रेडिंग्स लगाएंगे। अगर ये पूछ लेता है कि समाज स्वयं में एक संगठन है, ये किसने कहा है, तब भी ग्रेडिंग्स हैं, ठीक है। और जब ये भी है कि किसने जो है समाज को औपचारिक संबंधों का योग कहा है, क्योंकि समाज सिर्फ औपचारिक संबंधों का योग नहीं है, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन गिडिंग्स ने इसको औपचारिक संबंधों का योग बोला है, तो इसलिए इनकी परिभाषा थोड़ी सी दूसरों से अलग हो जाती है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप लोग नोट डाउन अगर कर रहे हैं मेरे साथ इस परिभाषा को, तो आप लोग को हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। और मैंने जहाँ भी गोला बनाया, अगर वैसे ही आप भी गोला बना ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको इस परिभाषा से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी परिभाषा से इतना ही पूछता है। क्योंकि या तो पूरी परिभाषा याद करने की जरूरत ही क्या है। अगर आपको याद है कि ये जो है समाज को स्वयं में एक संघ बताते हैं, एक संगठन बताते हैं, औपचारिक संबंधों का योग बताते हैं, जैसे ही ये शब्द आपको मिले, संघ मिल गया, संगठन मिल गया, औपचारिक संबंध मिल गए, बस तुरंत ग्रेडिंग्स हो गया। हमें पूरी परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो हुआ कि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि समाज स्वयं एक संघ है। संघ मतलब समिति, ठीक है। और समिति का मतलब है कि कुछ लोगों का समूह जो कि किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए इकट्ठा होते हैं। समिति, चलिए आप लोग समझ लीजिए समिति, ठीक है, कि संघ को हम समिति कहते हैं। तो समिति क्या होता है, समिति कुछ लोगों का एक समूह होता है जो कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए मिलते हैं। तो समाज जो है कैसे बना है, समितियों से बना है, क्योंकि छोटी छोटी समितियां आप लोगों को हर जगह दिखाई देती हैं, और ये जो है इन्हीं समितियों का ये संगठन है। क्योंकि बिना समिति के, बिना लोगों के समूह के हम तो कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक छोटा सा इंस्टीट्यूट भी डालते हैं, हम एक कोई भी नया कार्य करते हैं, तो हमें उसमें 2-4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो हम उस कार्य को कर पाते हैं। तो यानी कि समाज क्या है, तो लोगों की समितियाँ हैं, बहुत सारी समितियों से मिलकर बना है। उन सारी समितियों के संगठन से मिलकर बना है। इसके अलावा औपचारिक संबंधों के योग से मिलकर बना है। औपचारिक संबंध का मतलब लेन देन की प्रक्रिया, कि हमने आपको ये दिया, मतलब अनौपचारिक का ये मतलब कि यहाँ पे लेन देन हम फॉर्मल रूप से करते हैं, कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ और आप लोग उधर से पढ़ रहे हैं और वीडियो को लाइक कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये तो हो गया हम लोग के बीच में औपचारिक संबंधों का योग। हम लोग एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ हूँ, कहाँ से पढ़ा रही हूँ, ये कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों के बीच में संबंध है किस चीज़ का, टीचर और स्टूडेंट का। तो ये औपचारिक है, देन लेन की एक प्रक्रिया रहती है। जैसे कि आप किसी दुकान पे गए, कोई सामान खरीदे, उसको पैसा दिए, ये भी एक संबंध बना, लेकिन कैसा, औपचारिक, ठीक है। तो औपचारिक संबंधों के बारे में हम द्वितीयक जब समूह पढ़ेंगे, प्राथमिक द्वितीयक समूह, तो हम आप लोगों को वहाँ पे डिटेल बताएंगे। फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि इन्होंने समाज को संघ के रूप में, यानी कि छोटे छोटे समितियों के रूप में, उनके संगठन के रूप में, और उन सब के बीच में, लोगों के बीच में, और उन सारी समितियों के बीच में औपचारिक संबंधों के योग के बारे में बताए हैं, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरी परिभाषा पे। अब हम बात करते हैं र्यूटर की परिभाषा के बारे में। र्यूटर, कि र्यूटर क्या कहते हैं। देखिए, इनकी परिभाषा भी याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं तब से आप लोगों को बता रही हूँ कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है, ठीक। तो र्यूटर भी यही बताते हैं। र्यूटर क्या कहते हैं कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है।
समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से बनता है। ठीक है, देखिए परिभाषा जो आप लोग देख रहे हैं, चाहे यहाँ हो चाहे कोई भी पढ़ा रहा हो या फिर किसी भी बुक में हो, तो परिभाषा की कुछ फिक्स टर्मिनोलॉजी के अलावा, कुछ विशेष शब्दों के अलावा परिभाषा आप लोग को चेंज मिल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर गलत बता दिया या फिर इस बुक में गलत है या फिर उसने सही नहीं बताया, नहीं। यहाँ पे आप लोग को, चूँकि परिभाषाएं ये काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, तो आधा आधा पेज की परिभाषा ही अगर बुक्स में लिख दिया गया या फिर टीचर ही पूरा छापने लगा तो फिर उसका एक तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि उतनी बड़ी परिभाषा पेपर में भी नहीं पूछता है और उसे जानने की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। विद्वान तो बनना नहीं है हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप उस पर मत जाइएगा कि इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, मेन शब्दों का प्रयोग होना जरूरी है। जैसे कि र्यूटर की परिभाषा है और इसमें अगर ये ना रहे कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है तो ये गलत है। मतलब ये होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही यही से पूछेगा कि किसने बोला है कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है, या समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से बनता है। ये परिभाषा किसकी है? पूरी परिभाषा आ गई और फिर आप लोग को बताना है। तो जैसे ही आपने देखा कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है, तुरंत आंसर क्या लगाएंगे? र्यूटर लगा देंगे, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ से शुरुआत की है अपने परिभाषा की। अब ये देखिए, इसकी परिभाषा को, मीनिंग को भी समझते हैं। तो अमूर्त अवधारणा इन्होंने बता दी और साथ में इन्होंने कारण भी बताया है, क्योंकि ये जो है समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से बनता है। और संबंध कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं। तो जब संबंध अमूर्त होगा तो फिर हमारा समाज भी तो अमूर्त होगा ना। तो इस तरीके से ये बताते हैं कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है, क्योंकि यह समूह के सदस्यों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उन्हीं से मिलकर बनता है। यहाँ पे क्योंकि शब्द नहीं है, वो मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये अमूर्त अवधारणा क्यों है, क्योंकि ये संबंधों से मिलके बना है। तो आप लोग इस वाक्य को पकड़िए और इस तरीके से आप लोग को र्यूटर की पूरी परिभाषा याद हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा पे। बहुत ही फेमस राइटर और बहुत ही फेमस परिभाषा, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, मैकायरम पेज। देखिए परिभाषाएं तो बहुत हैं। अगर समाज की परिभाषा की चर्चा करें तो यहाँ पे हमें कम से कम 10-12 परिभाषाओं को बताना पड़ जाएगा, उससे भी ज़्यादा है। 10-12 तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, लेकिन हम आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा के बारे में ही बता के और समाज के संबंध को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को लेना ज़रूरी है। इसके अलावा और भी कुछ राइटर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, जिनकी परिभाषा मैं नहीं ली हूँ। अभी मैं मैकायरम पेज के बारे में बताऊँगी, क्योंकि वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो जो परिभाषाएं छूट रही हैं तो उसके बारे में हम बताएं। जैसे जब मैं आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं उन परिभाषाओं को वहाँ से ले लूँगी और फिर मैं उसका क्वेश्चन बना दूँगी। तो वहाँ पे मैं आप लोग को उस परिभाषा की मीनिंग भी बता दूँगी और फिर उसको कैसे याद करते हैं ये भी बता दूँगी। ठीक है, तो अभी हम लोग चलिए देखते हैं मैकायरम पेज की परिभाषा के बारे में। ठीक, मैकायरम पेज। देखिए ये जो मैकायरम पेज हम बोलते हैं तो ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? मकीवर है। लेकिन चूँकि ना तो ये क्वेश्चन में मकीवर लिख के आता है और ना तो ज़्यादातर सब बुक्स में आती हैं, तो हम मकीवर नहीं बोलेंगे, हम मैकाइवर ही बोलेंगे। लेकिन
शुद्ध क्या है ये पता होना चाहिए। तो आप लोगों को मैं बता दी कि ये मकीवर हैं, ठीक है। अब हम चलिए इनकी परिभाषा पे बात करते हैं। समाज रीतियों एवं, इनकी परिभाषा थोड़ी बड़ी है लेकिन काम की है, क्योंकि अगर आपको ये याद है तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठता है। और ऐसे भी अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको मैकैवन पेज के बारे में तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि घूम फिर के इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते रहते हैं, ठीक है। अधिकार एवं पारस्परिक, देखिए शब्दों पे गौर करिएगा आप लोग। घूम फिर के सारे राइटर्स वही बात करते हैं, कोई अलग से कुछ नहीं बताएगा। लेकिन हाँ, सबकी परिभाषा में कुछ एक ऐसे शब्द हैं जिनको हम याद करके पूरी परिभाषा को समझ सकते हैं। समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, समूहों एवं विभागों की। समूहों एवं विभागों की, समूहों एवं विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की। आप लोग साथ साथ लिखते भी रहिए, क्योंकि अगर आप लोग लिखेंगे तो ये परिभाषा आप लोग को हाथों हाथ याद हो जाएगा। जो संबंधों से मिलकर बना है, क्योंकि इस परिभाषा को ना अभी मैं तोड़ के और काफ़ी इसको एक्सप्लेन करूँगी, तो इसलिए इस परिभाषा को अगर आप लोग लिख लेंगे तो ये आप लोग के लिए सुविधाजनक होगा, इसको समझना भी और इसको याद करना भी।
जो परिवर्तित होता रहता है। अब हम लोग जो है इसके एक एक शब्दों पे चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो इनकी पूरी परिभाषा हो गई। तो अगर इन शब्दों पे आप ध्यान रखें, देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कभी कभी पूरी परिभाषा आ जाती है, ठीक है, और फिर पूछता है कि ये परिभाषा किसकी है, तो आप तुरंत वहाँ पे लगाएंगे मैकलम पेज। कैसे याद करेंगे, परिभाषा देखने में तो बहुत बड़ी है, लेकिन याद कैसे करेंगे, तो जहाँ ये हमको जो है ये सारे शब्द मिल गए, जैसे कि रीतियाँ मिल गई, ठीक, कार्य प्रणालियाँ, ये शब्द मिल गया, अधिकार और पारस्परिक सहायता, ये शब्द मिल गए, समूह एवं विभाग, ये शब्द मिल गया, नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं, ये जैसे ही शब्द मिले किसी परिभाषा में तो बस ये किसकी है, मैकलम पेज की है। बहुत ज़्यादा इसे याद नहीं करना है कि पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, इस तरीके से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप कुछ शब्दों को पकड़ लीजिए और जैसे ही ये शब्द दिखे तो इसका मतलब कि मैकलम पेज की परिभाषा है। बस हो गया, सॉल्व हो गया आपका एक क्वेश्चन तैयार। और ऐसे एक एक करके ही सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो अब हम इसको एक एक करके समझते हैं, ठीक है, कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम रीतियों पे चर्चा करते हैं कि रीतियाँ क्या हैं। तो रीतियाँ जो है किसी भी समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए एक निर्माण का आधार है। मैकलम पेज अपनी परिभाषा से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो समाज को बना के रखती हैं। तो ये बताते हैं कि सबसे पहले रीतियाँ हैं। रीतियाँ का मतलब कि एक ऐसा व्यवहार, एक मतलब जो आदत से ऊपर उठ चुकी हो, ऐसा व्यवहार जो कि हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, अपने दिनचर्या में शामिल रखते हैं, समाज में भी और घर में भी, तो उन सबको हम रीति कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें हमारी संस्कृति भी आ जाती है, इसमें हमारे धर्म भी आ जाते हैं, जिसको ये सारी चीज़ें जो नैतिकता है ये सब हमारे व्यवस्था को बना के ही तो रखती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने भगवान की आरती करी दिया जला के, ठीक, दिया जला के आरती करी, फिर उसको देख के किसी दूसरे ने भी दिया जला के भगवान का आरती किया, फिर किसी तीसरे ने भी किया, फिर पूरा मोहल्ला करने लगा, फिर पूरा गांव करने लगा। तो अब ये व्यवहार में शामिल हो गया। अब इसको सब फॉलो कर रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसको रीति कहेंगे, क्योंकि ये अब एक आदत नहीं रह गई है, यह व्यवहार में शामिल हो चुका है और हम इसको जब भी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, तो उसको हम रीति कहते हैं। आगे प्रथा परंपरा के भी बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग इनकी चूँकि परिभाषा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रीतियों के बारे में जान रहे हैं कि इसे ही हम रीति कहते हैं। अभी तक तो आप लोगों को नहीं पता था ना, रीति रिवाज हम बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि रीति रिवाज कहते किसे हैं। तो इसे ही रीति रिवाज कहते हैं जब हमारी कोई आदत जो कि व्यवहार में शामिल हो गई हो और बहुत लंबे समय से होती आ रही हो, हमें नहीं पता कि वो कब से शुरू हुआ है, लेकिन हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे, तो हम उसको रीति कहते हैं, ठीक है, उसे ही हम रीति रिवाज कहते हैं। अब आते हैं कार्य प्रणालियों के बारे में। तो कार्य प्रणालियाँ मतलब जब हमारे पास कोई भी एक लक्ष्य होता है, कोई भी एक हमारा टारगेट होता है जिसको हमें पूरा करना होता है अपने उद्देश्य को, तो हम कुछ संसाधनों का प्रयोग करते हैं। उन संसाधनों को ही हम कार्य प्रणाली कहते हैं। जैसे कि संस्था क्या है, संस्था हमारे किसी भी टारगेट को अचीव करने का एक साधन है, मीन्स है। कैसे, जैसे कि आप लोग को मान लीजिए पीजीटी क्वालिफाई करना है, तो आप किसी न किसी संस्था से जुड़ेंगे तभी तो आप पढ़ेंगे। तो आपका जो उद्देश्य है वो कहाँ से फुलफिल हो रहा है, संस्था से हो रहा है। और फिर यहाँ तो ये पढ़ाई हो गई, फिर हम पेपर भी देंगे, तो जब पेपर देंगे तो वहाँ पे भी तो एक परीक्षा प्रणाली होगी, तो वो वहाँ पे एक सेंटर रहेगा, फिर पेपर वहाँ पे हमें मिलेगा, फिर हमें बताया जाएगा कि आप इतने से इतने घंटे में ही पेपर देंगे, आप इधर उधर नहीं देखेंगे, कोई नकल नहीं करेंगे। ये सारे जो नियम कानून होते हैं यही संस्था होती है,
ठीक है। इसके जो पेपर कराने के पीछे पूरी एक बहुत बड़ी संस्था लगी हुई है, बहुत सारी समितियों में बटी हुई है। तो वही वो कार्य प्रणाली है। जैसे कि हम परीक्षा प्रणाली को संस्था कहते हैं, तो किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिन संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम कार्य प्रणाली कहते हैं, जैसे कि संस्था। तो ये हो गया मतलब इन दोनों का मीनिंग कि रीतियाँ क्या हैं, कार्य प्रणालियाँ क्या हैं। और ये दोनों देखिए जरूरी दिखता है ना समाज में। अगर रीति रिवाज भी आप रोज़ देख रहे हैं, आप कार्य प्रणालियों के बारे में, संस्थाओं के बारे में भी आप रोज़ देख रहे हैं। अब हम आते हैं अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, कि क्या अधिकार भी जरूरी होता है समाज के लिए? तो हाँ, अधिकार भी जरूरी होता है। अगर सोसाइटी में कुछ लोगों को अधिकार ना दिया जाए तो फिर ये तो चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी ना। कुछ लोगों के पास, कुछ सीमित लोगों के पास अधिकार होने चाहिए जो कि पूरी शासन व्यवस्था को देखें, नियंत्रण को बनाए रखें, जो भी जिसको भी जिस तरीके की सुविधाएं चाहिए उसको प्रोवाइड करा पाएँ। तो इसलिए अधिकार की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोरोना टाइम पे जिसके पास भी कोई संसाधन नहीं था या फिर वो कहीं फंस गया था, उसको अपने घर जाना था, ये सारा काम सरकार ने सरकार उस समय कर रही थी ना, जनता के लिए प्रोवाइड करा रही थी। किसी को मुफ्त में अनाज प्रोवाइड करा रही थी, तो जो बच्चे कोटा में फंसे थे उनको उनके घर पहुंचा रही थी, और भी जो लोग जैसे जहां फंसे थे। तो ये कैसे कर पाई सरकार? क्योंकि उसके पास अधिकार था कि वो कर पाए। सबके पास नहीं अधिकार था। हम अपनी गाड़ी लेके नहीं जाके अपने घर वालों को उठा के ला सकते थे, लेकिन सरकार के पास ये अधिकार था कि वो गाड़ी भेज के और लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचा सके। तो अधिकार की भी ज़रूरत होती है, और ये हमें सोसाइटी में दिखाई भी देता है। अब हम बातें करते हैं पारस्परिक सहायता की। तो अगर पारस्परिक सहायता नहीं रहेगी तब भी तो समाज को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, चल ठीक है, रीतियाँ भी हैं, कार्य प्रणालियाँ भी हैं, अधिकार भी हैं, लेकिन कोई ड्राइवर चलाने के लिए नहीं तैयार हो गाड़ी, तो क्या सरकार लोगों को बुला पाती? नहीं बुला पाती। अगर कोई कर्मचारी तैयार ही नहीं होता काम करने के लिए, क्योंकि उस समय तो सारे कर्मचारियों को ही, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे सबको कहीं ना कहीं लगा दिया गया था, अगर वो हेल्प ना करें तो क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती? या फिर चलिए वो तो कोरोना का टाइम था, फिलहाल ही अब आप लोग किसी संस्था में पढ़ते हैं, किसी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी डिग्री कॉलेज में है, या फिर कहीं पे भी जॉब करते हैं, तो वहाँ पे अगर सब लोग एक दूसरे को हेल्प ना करें, सब एक दूसरे की सहायता ना करें, तो क्या वो संस्थान चल पाएगा? क्या किसी भी समिति या संस्था का निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये भी ज़रूरी होता है कि पारस्परिक सहायता भी रहे। अगर पारस्परिक सहायता नहीं है तब भी समाज के अस्तित्व को बने रहने में खतरा ही है, क्योंकि समाज फिर सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर सहायता नहीं होगी तब भी परस्पर एक दूसरों को सहायता करने की भी आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं समूह एवं विभागों की, कि समाज जो है ना बहुत सारी समितियों और संस्थाओं, संगठनों, इन सब से मिलके बना होता है। तो इन्हीं को हम ग्रुप कहते हैं। अंतर मतलब कि कुछ समूह में और कुछ विभागों में। तो यहाँ पे अंतर जैसे कि ग्रुप, समूह, समिति, संस्थान तो है ही, इस मतलब एक जैसे कि जाति, लिंग, प्रजाति, इन आधारों पे भी, शिक्षित, अशिक्षित, इन आधारों पे भी समाज डिवाइड रहता है। उसी तरीके से उन लोगों को जो है कुछ जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, या फिर उसी तरीके के वो समाज में हेल्प करते हैं। तो इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें भी हमें सोसाइटी में दिखाई देती हैं कि हाँ, समूह भी होता है, विभाग भी होता है। अब बात करते हैं नियंत्रण एवं स्वतंत्रताओं की। तो समाज में नियंत्रण का होना भी ज़रूरी है। नियंत्रण का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो फिर हम एक सभ्य समाज तो नहीं रह जाएंगे ना, क्योंकि कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आदिम समाज में कोई नियंत्रण नहीं था, कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, जो जैसे मन होता था वैसे रहता था, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति थी। लेकिन अगर हम एक समाज की बात करते हैं जो कि सभ्य है, तो वहाँ पे नियंत्रण की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय भी हमें ज़रूरत पड़ी थी नियंत्रण की। तभी सामाजिक समझौते का सिद्धांत सामने आया कि हाँ, हम ग्रुप में से कोई एक जो है हमारा हेड बने, और यहाँ से हम
समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाएंगे। तो नियंत्रण की भी ज़रूरत होती है और ये हर जगह दिखाई देता है। अगर राज्य की बात करें तो सरकार, केंद्र सरकार, देश की बात करते हैं तो केंद्र सरकार, राज्य की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। जिला में जो है हम देखते हैं कि डीएम है, आईपीएस है। अगर गांव की बात करते हैं तो वहाँ ग्राम पंचायत है। तो ये सारी चीज़ें जो है नियंत्रण का कार्य देखते हैं। ये भी समाज में बहुत ज़रूरी है। ये हर जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, अगर सोसाइटी है, समाज है, तो वहाँ पे हमें नियंत्रण की चीज़ें भी दिखाई देती हैं, नियंत्रण की व्यवस्थाएं भी मिलती हैं। अब आती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्यों जरूरी है और स्वतंत्रता होता क्या है? तो स्वतंत्रता है जब स्वयं का तंत्र, मतलब खुद पे खुद का शासन, तो उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। तो ये कैसी स्वतंत्रता? तो ये स्वतंत्रता इसलिए ताकि हम सही से अपना जीवन यापन कर सकें। मुझे जीने का अधिकार हमें मिला है, हमें अनुच्छेद 19 से जीने का अधिकार मिला है, हमें कहीं पे भी घूमने फिरने का अधिकार मिला है, हमें कोई भी व्यापार करने का अधिकार मिला है, हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, हम कुछ भी अपने हित में बोल सकते हैं। तो ये सारे अधिकार हमें दिए गए हैं, क्योंकि स्वतंत्रता भी जरूरी है व्यक्तित्व के विकास के लिए। अगर स्वतंत्रता ना मिले तो फिर मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। जैसे कि दास प्रथा की बात करते हैं, तो जब दासों की जो स्थिति थी उसमें उनको कोई स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो वहाँ पे उनके पर्सनालिटी का भी कोई डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि वो अपने हिसाब से ना तो खा सकते थे, ना कहीं घूमने जा सकते थे, ना कोई व्यापार कर सकते थे, ना किसी से बातचीत कर सकते थे। तो जब कोई फ्रीडम ही नहीं है तो फिर व्यक्तित्व का विकास कहाँ से हो पाएगा? लेकिन चूंकि हम एक सभ्य समाज की चर्चा करते हैं, हम एक सभ्य समाज का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें स्वतंत्रताएं भी मिली हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी इन्होंने बताई है, 7 चीज़ें, ये तो हमें दिखाई देता ही है। इसके अलावा ये बताते हैं कि ये संबंधों से मिलके बना है। देखिए, संबंधों की बात ये भी करते हैं, यही तो मेन करते हैं, क्योंकि बिना संबंध के समाज बन ही नहीं सकता है। तो फिर ये बताते हैं कि ये सारी चीज़ें संबंधों से मिलके बना है, और समाज संबंधों से मिलके तो बना ही है, इसके अलावा ये परिवर्तनशील भी है, ये परिवर्तित होता रहता है। समय के साथ संबंधों में परिवर्तन आता है, जब संबंधों में परिवर्तन आता है तो व्यवस्था परिवर्तित होती है, और जब व्यवस्था परिवर्तित होती है तो पूरा समाज परिवर्तित होता है। जैसे कि कोई भी समाज आप ऐसा नहीं देखेंगे जो कि 50 साल पहले जैसा था वैसा आज है, और आज के 50 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। नहीं, संबंधों में परिवर्तन आते ही हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोग जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और फिर वहाँ पे आपके जो टीचर हैं, आप इस बार पीजीटी का पेपर दिए और आप सिलेक्ट हो गए, और उसी स्कूल में आपको ज्वाइनिंग मिल गई। तो जो टीचर कल तक आप के लिए टीचर थे, आपके गुरु थे, तो क्या आज भी आपके गुरु हैं? भावनात्मक रूप से तो आपके गुरु हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में अब वो आपके गुरु नहीं रहे। अब तो आप उनके कलीग हो गए, अब तो बराबर के अधिकार हो गए ना एक दूसरे के लिए। पहले स्कूल आप पे नियम थोपता था कि नहीं, तुम्हें ऐसे करना है, ये ड्रेस पहन के आना है, इतने बजे आना है, उतने बजे जाना है, लेकिन क्या अब वो संस्थान आपके साथ ऐसा कर पाएगी? नहीं कर पाएगा। तो जब मतलब क्या हुआ कि संबंध बदल गए, स्कूल के साथ भी, टीचर के साथ भी। जब संबंध बदला तो पूरी व्यवस्था बदल गई, क्योंकि अब आपको वैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा है जैसे कि एक स्टूडेंट को किया जा रहा था। तो जब व्यवस्था बदली तो क्या हुआ? परिवर्तन आया ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो तो रही हैं सोसाइटी में ही। तो यानी कि जब पूरे स्कूल की व्यवस्था बदली, जब स्कूल की व्यवस्था बदली मतलब कि समाज में परिवर्तन हुआ, क्योंकि समाज इन्हीं सब छोटी छोटी समितियों, संस्थाओं, समूहों, संगठनों से ही तो मिलके बनी है। तो इस तरीके से इन्होंने इन 7 अवधारणाओं के आधार पे समाज को समझाने का प्रयास किया है। तो आज मैं आप लोग को ये इतनी चीज़ें बता ली। अभी मुझे बताना तो आप लोग को बहुत कुछ था। अभी मैं समाज की कुछ शर्तें और विशेषताएं भी बताती, लेकिन आज आप लोग इतना ही रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आप ये तीनों परिभाषा याद कर लीजिएगा, और संबंध क्या होता है ये आप लोग देख लीजिएगा। मैक्स वेबर के थ्रू भी संबंध को समझ लीजिएगा। समाज क्या है मैंने आप लोग को
सामान्य अर्थों में और समाजशास्त्रीय अर्थों में बताया है, ये भी देख लीजिएगा। आवश्यक दशाएं तो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है। और आगे मैं आप लोगों को कल समाज की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो वो समाज की विशेषताएं आप लोगों को तभी समझ में आएगी जब आप लोग आवश्यक दशाओं को कायदे से पढ़े और सुने रहेंगे। तो ठीक है क्लास, आज हम बस इतना रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।